हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बीबीए एविएशन की पुस्तक मौत की सज़ा, जिसके कनाडा के लेखक प्रोफेसर बरगरू रामचंद्रप्पा एवं हिंदी में ट्रांसलेट किया है संजीव राय अप्पा एनसी ने, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो देखते हैं। इस घटना को सुनाते समय हुसैन के मन में धन्यता का भाव था। अपने परिश्रम का फल पाने की खुशी मन में थी। मुझे लगा कि अगर मैं राष्ट्रपति के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचवाती तो इतनी खुश नहीं होती। उसकी खुशी के आगे हमारी खुशी कुछ भी नहीं थी। इससे टीचर अम्मा सारी घटनाओं को पूछती गई और वह खुशी से जो कुछ हुआ कहता गया। उसके बताए घटनाओं को मैं अपनी स्मृति पटल पर पिरोता गया। राष्ट्रपति का आगमन इस नगर में होने का आयोजन था। उस समय कैदियों के साथ वार्तालाप करने की बात चली थी। वे जनता के प्रतिनिधि होने से सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी देते थे। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश निषेध होने पर भी इन्होंने थोड़ी स्वतंत्रता जनता को दी थी और जनता उनसे अपनी समस्याओं को जता सकते थे। जनसाधारण की समस्याओं को सरकार के सामने रख चर्चा करते थे। बड़े बड़े कल कारखानों कंपनियों के बजाय अछूतोद्धार के लिए प्रयत्न कर उनके निवास स्थानों का निरीक्षण करने वालों में से थे। प्रथम नागरिक की हैसियत से चुनाव में साधारण पंक्ति में खड़े होकर मतदान किया। इन्हीं सब कारणों से वे कैदियों के साथ संपर्क सीधा करना चाहते थे। यही सामाजिक चेतना का घोतक वेदित होता है। राष्ट्रपति जी को पूर्व मुख्यमंत्री व कारागृह के अधिकारी गणों ने स्वागत कर वेदिका मंच पर बुला लाए। राष्ट्रपति जी ने कैदियों को उद्देशित कर कुछ बातें कही। आप सब यहाँ अपराध कर आए हो या ना किए हो आए हो, परंतु कारावास यहाँ फिर भी कभी अपराध ना करने की सीख देती है। कुछ समाज विरोधी कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्वक बाधा डालते हैं, कुछ हत्याएं करते हैं, कुछ अनजाने में अपराध करते हैं तो कुछ द्वेष से कराए जाते। इसका हमें दुख है। यहाँ मैं आप लोगों के बारे में जानने आया हूँ। ऐसा कहते हुए बातें जारी की। बातें समाप्त होने पर कुछ गिने चुने कैदियों की प्रार्थना को सुना। तब राष्ट्रपति जी ने कहा, आप कुछ अधिकारियों से कहें या उनसे कुछ शर्तें मनवाने की बातें हमसे ना कहें। मुझे पता है कि इन्हें पहले से तैयार कर रखते हैं। आप दिल खोलकर बातें करें। मैं यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इस पर अधिकारीगण दिग्भ्रांत हुए, परंतु कैदियों को संतोष हुआ। राष्ट्रपति की ओर एक बार, अधिकारियों की ओर एक बार देखते हुए कहा, सद्व्यवहार देखते हुए दंड कम करने का जो नियम है वह यहाँ पालन नहीं होता। हम सैकड़ों कैदी सद्व्यवहार करने की सूचना अपने अधिकारियों को भेजने पर भी कार्यवाही नहीं करते। कोई लाभ नहीं। यहाँ सद्व्यवहार करना ही हमको अनुचित सा लगता है। यहाँ का कानून ही अलग है। यहाँ एक एक को एक प्रकार का दंड दिया जाता है। हमारे लिए एक प्रकार का दंड दिया जाता है। हमारे लिए एक प्रकार का खाना व राजनेताओं के शिष्यों को एक प्रकार का भोजन। मुझे जेल में आए 5 साल बीत गए, अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया। मैं एक स्वतंत्रता प्रेमी हूँ सर, मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगाकर जेल भेजा गया। मैं एक पत्रकार हूँ, सरकार विरोधी प्रचार के कारण मुझे अपराधी बनाकर जेल भेजा गया। इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, कई शिकायतों का अवगाहन राष्ट्रपति जी ने किया। उन्होंने इस बारे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इससे अनेकों कैदियों के संतोष का पारावार ही नहीं रहा। पश्चात कारागृह जेल की कोठरियों का अवलोकन करने गए। तुरंत ही अधिकारियों ने कहा कि यह प्रोग्राम हमारे कार्यसूची में नहीं। तब राष्ट्रपति जी ने कहा, अगर आपके कार्यसूची में नहीं तो अब मिला ले। महोदय, सुरक्षा चेक नहीं हुआ है। अधिकारियों पर दबाव पड़ा। कोई बात नहीं, कैदियों की सुरक्षा ही हमारे लिए काफ़ी है। कहते हुए राष्ट्रपति जी ने अपना कदम आगे रख ही दिया। एक सेल कोठरी के पास राष्ट्रपति जी आकर रुक गए। कोठरी से एक महिला दरवाजे के पास आई। वह प्रणाम किया। राष्ट्रपति जी ने प्रणाम स्वीकारने के बाद इस महिला को कहीं देखने का भास अनुभव कर उन्हें देखा। इसे जान युवती ने कहा, मैं समता एक सभा का प्रतिनिधित्व कर प्रतिनिधि के रूप में आई थी। कहा, ओ समता, हाँ याद आया, एक राजनीतिक नेता द्वारा अत्याचार होकर उसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में हाँ सर, वह व्यक्ति और कोई अन्य नहीं, यहाँ पर उपस्थित मुख्यमंत्री के ही चहेते थे। क्या कहते हो? मुख्यमंत्री की ओर राष्ट्रपति ने देखा। तब नहीं सर, ये औरत झूठ बोल रही, कहते हुए मुख्यमंत्री बड़बड़ाए।
नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अत्याचारी, इनका परम मित्र बलवंतैया नाम है। समता ने बलपूर्वक कहा। तो ठीक है, इन्हें कार्रवाई के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति ने प्रश्न किया। ये देशद्रोही हैं सर, मुख्यमंत्री का उत्तर था। द्रोही ये आप कह रहे हैं? राष्ट्रपति ने प्रश्न किया। द्रोही देश का मतलब एक सा नहीं होता, बहुत तरह के होते हैं, मुख्यमंत्री का सहज उत्तर था। तुरंत समता ने पूछा। सर आप कृपया बुरा न माने, इनकी सरकार में मैं आंदोलनकारियों को देशद्रोही नक्सलाइट कहकर बंदी बनाते हैं। मैं भी यहाँ इसी प्रकार बंदी बनकर आई हूँ। मुख्यमंत्री कुछ कहने ही वाले थे कि राष्ट्रपति जी ने उन्हें इशारे से रोक दिया। समता ने पूछा। अच्छा आप बताएं क्या हुआ? समता ने उत्साहित होकर घटनाओं का संक्षिप्त रूप से सुंदरता से बखान शुरू किया। बलवंतैया ने सुशील पर अत्याचार कर उसे मौत के दरवाजे तक धकेल दिया। हम लोगों ने प्रतिरोध किया। यह प्रतिरोध जोर होने पर बलवंतैया को बंदी बनाया गया। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी की। बलवंतैया को फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु ये क्षमादान की याचना कर रहे। हमें ये देशद्रोही का साथ देने के आरोप में बंदी बनाए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह मुरझा गया। राष्ट्रपति जी की निगाहों का सामना नहीं कर पा रहे थे, परंतु अपने आप को निर्देशित करना ही था। आप इनकी बातों को ना माने, बिना साक्ष्य के इसको बंदी नहीं कर सकते, इसलिए आपने साक्ष्यों को साबित कर ही बंदी बनाए, इसलिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। राष्ट्रपति जी ने मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर चुप हो गए। समता की ओर देखकर बलवंतैया कह आगे बढ़ गए। फांसी के खंभे को दिखाने के लिए हुसैन साथी था। जेल अधिकारी ने इसकी अनुमति दी थी। यह एक सुअवसर था। राष्ट्रपति जी के अनौपचारिक व्यवहार से यह संभव हुआ। ये बात हुसैन को ज्ञात नहीं थी। उसे तो उनके साथ जाना ही एक सुयोग था। दूसरे सेल के सामने जाते समय राष्ट्रपति जी ने उधर गुजरते समय अंदर बंदी व्यक्ति जोर से सुप्रभात सर कहकर चिल्लाया। अभी दोपहर होने पर भी इसने सुबह क्यों कहा? सोचकर राष्ट्रपति ने उस ओर देखा। तब वह व्यक्ति मैं बलवंतैया हूँ कहकर हाथ जोड़ा। राष्ट्रपति बिना रुके वहां से चल दिए, परंतु वह व्यक्ति हम पर सदा आपकी दया रहनी चाहिए, क्षमा करे कहकर जोर से चिल्लाया। चौकीदार ने उस व्यक्ति को धमकी देकर अंदर किया। वह चुप हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, मैंने सुना है राज्य के इसी एक जेल में फांसी की सजा दी जाती है, मृत्युदंड। तभी तुरंत हुसैन ने कहा, हाँ साहब, मैं ही दंड देने वाला व्यक्ति हूँ। अधिकारी ने यह सुनकर धमकी दिया। राष्ट्रपति ने कहा, यह व्यक्ति बहुत सीधा साधा दिखता, बोलने दो जो चाहे। इन बातों को सुनकर उसके आनंद का पारावार ही नहीं था। राष्ट्रपति फांसी के खंभे के पास आए। अधिकारी ने उसके उपयोग विधि को बताया। ये हुसैन है, मृत्युदंड प्रभारी कहकर परिचय कराया। हुसैन ने दंड देने की प्रक्रिया को दिखाया। राष्ट्रपति ने पुष्पगुच्छा दे दिया और हुसैन राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने की आशा जता ही दी। यह राष्ट्रपति के साथ की घटना का प्रसंग था। टीचर अम्मा से जाने की बात कहकर हुसैन वहां से चल दिया। उसकी चाल में उत्साह भरा था। बाइक में बैठकर हमें बुलाया। मैंने मन में सोचा कि मुझे क्यों साथ चलने को कह रहा, परंतु बिना कुछ बोले सबके कहने पर उसके पास गई तो उसके बाइक पर बैठने को कहा। मैंने कुछ कहने से पहले उसने हमें बाइक पर बैठाकर कहा, मैं पटेल के घर जाकर सारी बात कहूँगा तो देखिए क्या मज़ा आएगा। इसी को देखने आपको साथ लेकर उनके पास जा रहा हूँ। मैं मन ही मन हंसने लगा, पर जोर से हंस नहीं सकती थी। मैं मन ही मन हंसने लगी, पर जोर से नहीं हंस सकती थी। हंसी तो उसका अपमान करना था। मैं मन ही मन हंसी को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। आवाज़ आई, आइए उतरिए। क्यों, पटेल जी का घर आ गया था? पटेल जी का घर उनकी हैसियत के अनुसार ही था। प्राचीन खंभे, बड़ा बरामदा, अनाज की बोरियां, तकियों के सहारे बैठे हुए जनाब पटेल, साथ ही अन्य अमात्यगण। हुसैन ने पटेल के घर के थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दी, क्योंकि बड़ों के सामने छोटों का गाड़ी चलाना अगौरव था। चाहे कुछ भी हो, पहले से ही यह रीति चली आ रही है, गौरव सूचक बात थी। हमारे
जैसे फ्यूडल पावर के सामने भय था। पटेल बाहर से लोहा, अंदर से मोम थे, परंतु अपनी प्रभुता जमाने में कम नहीं थे। मैं तो अपने में खो गई थी। उसे जगाने के लिए हुसैन ने हमें जगाया कि अंदर चलिए अंदर चलते हैं। पटेल ने उन्हें देखते ही उन दोनों को अंदर बुलाया। कहो हुसैन, क्या खबर है? सहजता से ही पूछा। हुसैन ने मुझे जगाते हुए कहा कि आप ही शुरू करें हो। इसलिए दूसरा चारा ना होने से टीचर अम्मा ने बात शुरू की। हुसैन अपनी खुशी को आपसे कहना चाहता। कहते ही समय ही पटेल ने कहा, क्या जी शादी तय हुआ? कहो तो सारा गांव धूमधाम से सजा दिया जाए। हमारा व तुम्हारे धर्म को जोड़कर मंत्र पाठ करवा दे। कहते हुए मेरी ओर देखा। सचमुच देखा जाए तो पटेल मुखिया जाति धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे। केवल सभी उनको आदर देना चाहते, सभी एक साथ मिलजुल कर रहें, यही उनका कानून था। इसी से हुसैन को दोनों ने ऐसे कहा। तब मैंने नहीं, शादी की बात नहीं, जेल में आज राष्ट्रपति आए थे। कहते ही पटेल ने पूछ ही लिया कि राष्ट्रपति जी जेल क्यों आए थे, क्या हुआ? तब मैंने कहा कि देखने आए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा तब हुसैन तुम ही बोलो। कहने पर हमें राष्ट्रपति ने पुष्पगुच्छा देकर हमारे साथ फोटो खिंचवाए। तब पटेल ने कहा फोटो दिखाओ। तब हुसैन ने कहा फोटो फ्रेम अभी नहीं मिला है, तब फोटो लाकर दिखाने पर ही हम सच मानेंगे। मुखिया ने कहा। हुसैन कुछ उदास हुआ। मैं इसके अनजानेपन को दूर करने की सोच ही रही थी कि पटेल ने कहा सुनाई नहीं दिया क्या? पहले फोटो लेकर आओ, झूठ मूठ की बातें मत बनाओ। मुखिया ने कहा राष्ट्रपति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके लिए कितनी सुरक्षा दी जाती है, उनके पास कोई नहीं जा सकता, और वह भी तुम्हारे जैसों को। ऐसा कहने पर पटेल ने कहा अरे छोड़िए, यह अपने ही गाँव का है, फोटो लाने पर विश्वास कर लेंगे। कहकर बात को वहीं समाप्त कर दिया। परंतु इतना सब होने पर हुसैन का मन उदास हो गया था। हमारे लोगों को किसी पर विश्वास ही क्यों नहीं होता? कुछ भी हो, थोड़ा विश्वास कर दो। अच्छी बातें करने से क्या बुरा होता है? वह अपनी खुशी बांटने आया था, परंतु जमाना तो असत्य व असंतोष को मानने वाले ही अधिक थे। जितना भी हो, आदमी अच्छा होने पर भी आत्मगौरव का सम्मान करना ही पड़ता है। ऐसे सोचते हुए मैंने देखा कि हुसैन गाड़ी के पास अकेला खड़ा था। मैं तुरंत उसके पास गई और उसे समझाने लगी। इस पर चिंता छोड़ दो, बड़े आदमियों का मिजाज ही ऐसा होता है, मन की ज्वाला दहकने पर फिर शांत हो जाती है। हुसैन कुछ नहीं बोला, मैं ही बोलने लगी। ये कौन सी बड़ी बात हुई? सच से बढ़कर प्रमाण पाने का जमाना है। तुम्हारे फोटो दिखाने पर वे ही अचंभे में पड़ जाएंगे। अब इन बातों को छोड़ो, घर जाकर अपने पिता व बहन से कहो, वे खुशी से फूले नहीं समाएंगे। वे अपने हैं, उन्हें कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें तुम्हारी बातों पर ही विश्वास हो जाएगा। हुसैन के चेहरे पर हंसी आ गई। आप भी मेरे साथ घर आएंगी तो अच्छा रहेगा। मैं भी मान गई और हुसैन के साथ गाड़ी पर बैठ गई। बाइक सीधा घर की ओर चल पड़ी। घर छोटा तो नहीं था, उतना भी बड़ा नहीं था। घर के आगे बरामदा था। बरामदे में मशीन पर हयात साहब कपड़े सिल रहे थे। फातिमा काज बटन टाक रही थी। हुसैन गाड़ी से उतरकर हमें अंदर ले गया। जाते ही हुसैन ने फातिमा से कहा, जानती हो क्या हुआ? हाँ, किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया होगा। फातिमा ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हुसैन ने कहा, और नहीं तो क्या, जब किसी को फांसी पर चढ़ाते हो तभी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हंसी दिखती है। फातिमा ने कहा, नहीं ये बात नहीं है। हुसैन ने कहा, तब और क्या है? जब तुम नहीं बताओगे तो हमें कहाँ से मालूम होगा? फातिमा के साथ हयात ने भी उसी आवाज़ में कहा। तब हुसैन ने मेरी तरफ देखा। आप ही शुरू करें। तो मैंने ही बात शुरू करी। तभी उसने मुझको रुकने को कहा। फिर उसने ही पूरी कहानी सुनाई। इससे सुनते ही फातिमा खुश होकर अंदर गई और शक्कर लाकर भाई के मुंह में डाल दी। पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। टीचर अम्मा ने भी चीनी मांगी तो काफ़ी लाने अंदर चली गई। हयात के आनंद का ठिकाना ही नहीं था। सबको ऐसा भाग्य कहाँ मिलता है। कितनों ने तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बड़ों के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। उनके साथ फ़ोटो तो क्या, बातें भी नहीं किए होंगे, परंतु कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। परंतु तुम्हें तो उन्होंने फूल के गुच्छे गुलदस्ते ही दिए, फ़ोटो खिंचवाए, बहुत खुशी हुई। इससे खुश होकर वह इस घटना को और विस्तार से बताने लगा। समता व राष्ट्रपति के साथ हुए वार्तालाप का ब्यौरा दिया। समता को बिना अपराध किए ही किसी झूठ आरोप में बंदी बनाया गया था। इतने में काफ़ी आरोपी ने को कहा, मुझे आज खाने पर आने का न्योता दिया। हयात ने भी कहा, आप भी अकेली हैं, आ जाइए। मैं क्यों अकेली? आप सब जो साथ हैं। लेखक को जहाँ
लेखक को जहाँ रहे वे अपने ही हैं, गांव ही घर और गांव के लोग ही रिश्तेदार हैं। बात यहीं पर समाप्त की। आंखों में पानी था, हयात को भी दुख था। आप दुखी ना होए, आप तो लेखक हैं, मन से अकेले होने पर सबसे मिले जुले हैं। हम सभी आपके ही हैं। सच कहानीकार एक होकर दो की भावना रखता है। बातें शुरू करते ही फातिमा ने कहा, काफ़ी ठंडी हो रही, वह अकेला है। तभी टीचर अम्मा ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, घर वाले सबूत नहीं मांगे। तभी हयात ने कहा, अभी फिर क्यों ये बात शुरू हुई? यहाँ आने से पहले किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हुसैन कहने में असमंजस जताने पर मैंने ही सब कुछ कह दिया। हयात ने कुछ नहीं कहा, केवल हंसकर चुप हो गए। अगले दिन फोटो जाकर दिखाने के उत्साह में निकला तो हमें वह झाड़ी के पीछे छुपा दिखा। छुपकर किसी को देख रहा था। मैंने उसके हाथ को छुआ तो डर गया। पूछा, यहाँ क्यों छिपे हो? तो हुसैन ने कहा, कुछ दूरी पर पटेल और मुखिया को इधर ही आते देखा। मैं तो डर गया कि फ़ोटो मांगेंगे। मैंने कहा, आने दो, तुम क्यों डर छिपे हो? उसने कहा, कहीं वे हमारी फ़ोटो ना मांगे, इसका डर था। आज ऑफिसर देने वाले थे, कल देने को कहे। यही बात कह सकते थे ना? मैंने कहा, आप ही ने तो कहा था कि सबूत के बिना बात नहीं मानते। अगर फ़ोटो नहीं मिला, कल दिखाएंगे कहते तो क्या मान जाते? हमारी बात हम ही को लौटाया। सच हमेशा ऐसा ही होता है। फिर भी मैं चुप नहीं रही। सबूत पूछेंगे, समझाकर छिपना क्यों? जो भी हो सामने कहना चाहिए। तुम्हें सच कहना चाहिए ताकि वे हमारी बातों को या हमारे पर विश्वास करें। कहा, बड़ों की बातें कहना क्या? तभी हुसैन ने कहा, पटेल ने कभी भी छोटापन नहीं दिखाया था, परंतु इस बार हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसी बात का हमें खेद है। उसके इस व्यवहार के लिए केवल वे ही कारणीभूत नहीं है, उनका आत्मसम्मान उनका साथ देने में झिझक उठा होगा। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। छोड़िए, जो भी हो वे बड़े आदमी हैं। छोड़िए, वे चले गए, हम चलते हैं। आपसे बातें कर हमें तसल्ली हुआ। चलिए चलो टीचर अम्मा के घर जाकर कुछ बातें करेंगे तो मन शांत होगा। कल आपके घर पर काफ़ी हुई, आज टीचर अम्मा के घर पर काफ़ी। इधर उधर देखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। टीचर अम्मा की माँ ने काफ़ी बनाकर देने पर पीते हुए बोली, क्यों आज फ़ोटो नहीं मिला? अरे वह एक लंबी कहानी है। ऑफिसर बड़े आदमी है ना, उनका फ़ोटो राष्ट्रपति जी के साथ ना खिंचवाने से जले होंगे, इसलिए फ़ोटो का नाम लेते ही वे जल भुन जाते हैं। कहते हुए बड़ों की बात बड़े ही जाने, उन्होंने कुछ आनाकानी की। अच्छा, फ़ोटो निकालने वाले को क्या तुम जानते हो? टीचर अम्मा ने कहा, इस फोटोग्राफर को इसी ऑफिसर ने बुलवाया होगा। हमारे पूछने पर कहा देंगे। इसका मतलब आपके हाथ फ़ोटो लगेगा ही नहीं। फ़ोटो रखकर वे क्या करेंगे? कल एक केस राजेश को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का, उसी काम को करने के बाद देने को कहा है। गुंडा राजेश? मुझे याद आया, समाचार पत्रों में उसकी खबरें मैंने पढ़ी। बड़े बड़े नेताओं का चहेता है। वह सुपारी गुंडा था, बार बार अपराध कर बच जाता था। आज वह फंस गया और उसे बचाने या जमानत देने नहीं आया होगा। शायद इसी से कल उसको मृत्युदंड देने का काम हुसैन का है। कितने बजे पूछा? आमतौर से सुबह ही दिया जाता है। अभी सारी तैयारियां कर लेते हैं, हुसैन ने कहा। बाकी काम का मतलब उनको या उनके घर वालों को खबर करना, यदि वे सभी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है। मेरा काम फंदे को मक्खन लगाना है। मक्खन? हाँ, उस फंदे को मोम या वैक्स नहीं तो मक्खन लगाया जाता है। सब कुछ तैयार कर दिया है। पता नहीं उसने कितने लोगों को मारा है। कल वह मेरे हाथों मरेगा। मरने दो। एक क्षण मौन रहा। मृत्यु से डरना क्यों? यह कोई मामूली बात नहीं है। किसकी मृत्यु, कैसी मृत्यु, क्यों मारा, किस लिए, यह दंड, यह सब पूछना पड़ता है। वह कोई साधारण आदमी नहीं, हमको ही 1 करोड़ देने के लिए कहा था। सबके चेहरे पर आश्चर्य हुआ था हुसैन की ओर देखकर। वह करोड़ देता है या नहीं पता नहीं, पर नहीं, एक बार उसने कहा, किसी तरह हमको यहाँ से छूटने का उपाय बताओ, तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, तुम्हारे पैरों पर पैसा आकर गिरेगा। ये सब उसके शब्द थे, परंतु मेरे शब्द खाना देने वाले भगवान को मैं धोखा कैसे दूं? मैंने कहा, हुसैन के प्रति मुझे गर्व हुआ। सबके चेहरे पर गौरव का भाव था। तुम्हें उनके साथ बातें करने का अवसर मिलता है क्या? हमारे पर सबको भरोसा ज़्यादा है। मेरे पर कोई रोक नहीं, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। ये बात दंड देने के पहले, कोर्ट के आदेश देने के पहले उसने मुझे सेल कोठरी के पास बुलाकर कहा था। मृत्युदंड से पहले कहकर तुमने क्यों ऐसा कहा? मृत्युदंड देने की विधि से पहले से
सेल के आगे पहरेदार 2-2 घंटे पर बदल जाते हैं। यह कानून है। मुझसे राजेश ने जब यह बात कही, वही कोई सेंट्री पहरेदार नहीं था। इसी से मृत्युदंड की घोषणा से पहले कहा, तुमसे बहुत कुछ जानकारी पाई हुसैन। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुरंत ही टीचर अम्मा की माँ काबिर अम्मा ने कहा, रुको बेटा, खाना खाकर ही जाओ। टीचर अम्मा ने हाँ में हाँ मिलाया। आप यहीं खाना खाकर जाएं, यहाँ खाना खाए बहुत दिन हो गए। तुझे मेरा भोजन मैं स्वयं पकाकर खाने में मज़ा आता है। ये यहाँ पे गलत लिखा है तो ठीक कर लीजिए। मुझे मेरा भोजन मैं स्वयं पकाकर खाने में मज़ा आता है। ये बातें शुरू करते ही कहानीकार अपने स्वाद को अपने भोजन द्वारा ही अनुभव कर सकता है। दूसरों के भोजन का स्वाद भी लेना चाहिए। स्वाद अलग अलग होने से मज़ा रहता है। सावधान रहें। टीचर अम्मा मजाक करते हुए दार्शनिकता दिखाने पर चुप रहना ही उचित समझा कहा। हुसैन ने कहा, मेरी बहन हमारी प्रतीक्षा करती होगी, कहकर चल दिया। मैंने मजाक से कहा, मैं तुमसे तुम्हारी बहन का फ़ोटो नहीं मांगूंगा, आराम से रहो। सभी जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।